हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। यह टॉपिक राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित है और यह बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए यह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में, मतलब मेजर ट्राइब्स ऑफ राजस्थान के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है हमारी मीणा जनजाति। दूसरी बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति है हमारी भील, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाएगी हमारी गरासिया। ये जनसंख्या के हिसाब से है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी जनजातियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यदि एक लिस्ट बना के देखें तो सबसे पहले आते हैं हमारी कंजर जनजाति, फिर कथोड़ी, डामोर, सांसी जनजाति, सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति, भील जनजाति और मीणा जनजाति। वैसे तो आप समझते ही होंगे कि जनजाति का मतलब क्या होता है। जनजाति का मतलब वही लोग जो समाज की मुख्य धारा से थोड़े अलग रह गए हैं और अपना जीविका के लिए अपने पुराने जो तौर तरीके होते हैं उनके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। उनका सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पहलुओं से वे अलग ही जीवन यापन करते हैं। वे सब हमारी क्या कहलाती है, जनजातियाँ कहलाती है। और सरकार इनके उत्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा योजनाएं और काफ़ी ज़्यादा प्रयास करती रहती है। एक एक करके इन जनजातियों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, कंजर जनजाति या फिर कंजर ट्राइब्स। सबसे पहले हम बात करें कंजर जनजाति के बारे में, तो कंजर जनजाति जिसका नाम क्या है, कानन 4 से मिलके बना हुआ है। शुरुआत में से कानन 4 कहते थे, धीरे धीरे यह बदलते हुए कंजर जनजाति बन गया, जिसका अर्थ होता था जंगल में विचरण करने वाला। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की एक विशिष्ट जनजाति मानी जाती है कंजर जनजाति। ये जनजाति क्या है, अपनी जो अनूठी जो सामाजिक संरचना है, परंपराएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके लिए जानी जाती है। आज हम क्या करेंगे, इनके जो विभिन्न पहलू हैं इनके हिसाब से इनको पढ़ना शुरू करेंगे। आप भी कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको विभिन्न पहलुओं को में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पहलू आता हमारा इसका आर्थिक पहलू, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय और आजीविका हमेशा विवादित रहा है, अर्थात ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है कि कंजर जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है। पारंपरिक व्यवसाय की बात करें इनके, तो कंजर समुदाय पारंपरिक रूप से शिकार, वन उत्पादों का संग्रह करते हैं। कुछ हद तक छोटे मोटे अपराधों में भी जुड़े रहते हैं, ये संलग्न रहते हैं। बात करें हमारे ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश काल के दौरान क्या है, इन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अर्थात इस जनजाति को ये माना जाता है कि ये पारंपरिक रूप से अपराध करते रहते हैं, जिसने क्या है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। बात करें आज की स्थिति की, तो आज की स्थिति में देखें तो आज कंजर परिवार अपनी आजीविका के लिए कई कृषि, छोटे मोटे मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे व्यापार और कलात्मक कार्यों पे निर्भर रहते हैं। बात करें आगे कि सरकार के प्रयास और हमारे सामाजिक जागरूकता के जो कार्यक्रम होते हैं उनके चलते कई सदस्य मुख्यधारा में व्यवसाय में शामिल हो चुके हैं कंजर जनजाति के। अब एक मैप के माध्यम से हम देखेंगे राजस्थान की जो जनजातियां हैं वो राजस्थान के कौन कौन से हिस्से में पाई जाती है। सबसे पहले हम देखें मीणा जनजाति के बारे में, तो मीणा जनजाति हमारे जयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ये मैप थोड़ा पुराना है लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। सांसी जनजाति के बारे में बात करें तो सांसी जनजाति हमारे अजमेर और जो हमारे भरतपुर वाला क्षेत्र है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। कंजर जनजाति की बात करें तो यहाँ हमारे जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, जिसमें हमारा बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। सहरिया जनजाति की बात करें तो ये बारा जो जिला है, तो बारा जिले की 2 तहसील है, एक तो किशनगढ़ तहसील, किशनगंज तहसील और एक हमारे शाहबाद तहसील। इन 2 तहसीलों में हमारी सहरिया जनजाति पाई जाती है। भीलों की बात करें तो भील हमारे दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, खासकर देखें तो ये हमारे उदयपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। गरासी जनजाति की बात करें तो गरासी जनजाति हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है, सिरोही, उदयपुर, पाली, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और ख़ासकर देखें तो सिरोही ज़िले में आबू वाला क्षेत्र, सिरोही का एक पिंडवाड़ा क्षेत्र, पाली का बाली क्षेत्र और उदयपुर का गोगुंदा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हमारे गरासी जनजाति पाई जाती है। फिर बात करें हम कथोड़ी जनजाति के बारे में, तो उदयपुर की कथोड़ी जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की है।
डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में हमारे डामोर जनजाति पाई जाती है, लेकिन हमारे डूंगरपुर में केवल और केवल जो हमारा सिमलवाड़ा पंचायत समिति है, इस क्षेत्र में हमारे डामोर जनजाति काफ़ी अधिकता में पाई जाती है। इस प्रकार हमने राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखा कि वो राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम कंजर जनजाति के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो कंजर जनजाति में हम देखेंगे अब उनका धार्मिक पहलू या रिलीजियस एस्पेक्ट्स। कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर जनजाति के लोग धार्मिक रूप से बहुत आस्थावान होते हैं। उनके जो देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना का जो तरीका होता है बहुत ही अनूठा होता है। अब हम देखेंगे कि उनका किस प्रकार से अन्य जनजातियों से उनकी पूजा पाठ या फिर धार्मिक भावना अलग होती है। इनके लिए माना जाता है एक पाती मांगना एक रिवाज होता है, जिसके बारे में बात करें तो कंजर जनजाति की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक होता है पाती मांगना, जिसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी अपराध या फिर कार्य को करने से पहले वे क्या करते हैं, अपनी कुलदेवी से आशीर्वाद मांगते हैं। ये प्रथा क्या है, उनके गहरे धार्मिक विश्वास को दर्शाती है, जहाँ वे अपने कार्यों को देवी की इच्छा के रूप में देखते हैं कि वे जो भी कार्य कर रहे हैं अब देवी की इच्छा है, इसके लिए वो क्या करते हैं, पाती मांगना करते हैं। अर्थात कि जो भी अपराध या कुकार्य करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, अपनी कुलदेवी से आशीर्वाद मांगते हैं। अब हम बात करेंगे जो कंजर जनजाति है उनके कुलदेवी और कुलदेवता कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें जोगनिया माता की, तो कंजरों की कुलदेवी है हमारी जोगनिया माता, जिनका मंदिर कहाँ पे है, जिनका मंदिर हमारे चित्तौड़गढ़ में है। फिर आती है हमारी चौथ माता। चौथ माता की बात करें तो सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में है हमारी चौथ माता का मंदिर, तो वहाँ हमारी कंजर जनजाति इनकी पूजा करती है। फिर आती है हमारी रक्तदंजी माता, ये बूंदी के संतूर में स्थित है हमारी रक्तदंजी माता का मंदिर, और वो भी उनकी आराध्य देवी है। हनुमान जी की बात करें तो ये शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो हमने देखा कि हमारी कंजर जनजाति की कुलदेवी और कुलदेवता कौन कौन से हैं, जोगनिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान जी। इनके लिए माना जाता है हकम राजा का प्याला। इसकी बात करें तो ये एक तरह की अनूठी प्रथा है। इस समुदाय की क्या है, एक विशेष प्रथा मानी जाती है हकम राजा का प्याला। ये मानते हैं कि इसकी कसम खाने के बाद, हकम राजा का प्याला की कसम खाने के बाद कंजर जनजाति कभी भी झूठ नहीं बोलती, और इस उनके बीच सत्य और न्याय की भावना को बनाए रखता है हकम राजा का प्याला। ये पीने के बाद कभी भी क्या है, कंजर जनजाति झूठ नहीं बोलती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी कंजर जनजाति है इनके सांस्कृतिक पहलू के बारे में, मतलब कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो कंजर जनजाति की संस्कृति उनके नृत्य, वेशभूषा और उनके जीवन शैली में झलकती है, अर्थात इनसे हम आसानी से देख पाते हैं। कंजर जनजाति के नृत्य की बात करें तो वे नृत्य करते हैं चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। चक्री नृत्य की बात करें तो ये क्या करते हैं, कंजर नवयुवतियों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है कौन सा, चक्री नृत्य। अब इस नृत्य में क्या किया जाता है, इस नृत्य में तेज गति और गोलाकार घुमाव के लिए इसको जाना जाता है, तेजी से किया जाता है और गोल गोल घूमकर किया जाता है। नृत्य का नाम है हमारे चक्री नृत्य। फिर आता हमारा धाकड़ नृत्य। तो धाकड़ों की बात करें तो कंजरों का पारंपरिक नृत्य है जो उनके सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा माना जाता है, कौन सा, धाकड़ नृत्य। अब कंजरों की वेशभूषा की बात करें तो कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा कमर में पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसे घुसनी कहते हैं। आप ये याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में इससे पूछा जा चुका है कि घुसनी किसे कहा जाता है, तो कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा कमर में पहना जाने वाला विशेष वस्त्र होता है घुसनी। बात करें हमारे कंजर जनजाति के भोजन की, तो कंजर जनजाति के लोग मोर का मांस खाना पसंद करते हैं, और उनके भोजन संबंधी आदतों की बात करें तो उनका एक विशेष हिस्सा माना जाता है मोर का मांस खाना। संस्कारों की बात करें इनके मृत्यु संस्कार की, तो कंजर जनजाति में मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता है। ये कुछ जनजातियां हैं उनसे अलग है, आप इसे याद रखेंगे कंजर जनजाति की। तो कंजर जनजाति में मृत्यु के बाद शव को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, न कि जलाया जाता है। कंजर जनजाति की बात करें, कंजर जनजाति में रहने का क्या तरीका है, उनके घरों में पीछे की तरफ एक खिड़की रखने का रिवाज है, जिसे वो क्या करते हैं, आपको तो ये पता ही होगा कि ये आपराधिक जनजाति है। और आपराधिक जनजाति जब पुलिस आती है तो क्या होता है, पीछे एक खिड़की रखते हैं अपने घरों के पास, तो जिसकी वजह से ये आपातकाल में भागने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंजर जनजाति की बात करें, अब यदि राजनीतिक पहलुओं की बात करें, क्यों, क्योंकि अब परीक्षाओं में लगातार इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी भी जनजाति के एस्पेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि इनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन पहलुओं को देखते हुए आप समझाइए। तो हम आपके लिए इसी प्रकार से लेकर आए हैं। राजनीतिक पहलुओं की बात करें
तो इनकी मुखिया की बात करें तो कंजर जनजाति की अपनी एक सामाजिक और राजनीतिक संरचना होती है। इनके समुदाय के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल। आप ये याद रखेंगे, कंजर जो जनजाति है इनके समुदाय का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है, जो उनके सामाजिक विवादों को सुलझाने और समुदाय के भीतर व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। कौन? पटेल। अब हम बात करें इनकी तो मुख्य धारा में राजनीति की भागीदारी, तो धीरे धीरे इस समुदाय के सदस्य स्थानीय चुनाव में भाग लेते हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। अब हम बात करें कंजर जनजाति के सामाजिक पहलू के बारे में, मतलब सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो कंजर जनजाति की जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार देखें तो राजस्थान में इनकी कुल जनसंख्या लगभग 53,818 है, जो समय के साथ बढ़ती रहती है। बात करें इनकी, ये मुख्य धारा में हमारे हाड़ौती क्षेत्र और उनके आसपास के जो ज़िले हैं जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। विवाह और परिवार की बात करें तो कंजर जनजाति में सामाजिक संरचना और पारिवारिक जो व्यवस्था है अन्य जनजातियों से ज़्यादातर मिलती जुलती है, अर्थात इनमें कोई अनोखी व्यवस्था नहीं पाई जाती। बात करें इनकी, हालांकि कुछ अपनी विशेष परंपराओं और विशिष्ट जो ताने बाने हैं इनके लिए इनको जाना जाता है। बात करें इनकी शिक्षा और सामाजिक सुधार की, तो सरकार और गैर सरकारी जो संगठन है, NGOs है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है कि कंजर समुदाय में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़े। कई परिवार क्या है अब स्कूल जाने लगे हैं और इनकी जो पारंपरिक जीवन शैली है इनसे निकलकर और बेहतर अवसरों की तलाश भी कर रहे हैं, अर्थात इनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। अगली जनजाति हमारी आती है राजस्थान की कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो कथोड़ी जनजाति मूल रूप से हमारे महाराष्ट्र की थी और राजस्थान में उदयपुर जिले में आकर ये निवास करने लगी। बात करें इनकी तो यह क्या एक अत्यंत संकटग्रस्त जाति है। क्यों? क्योंकि इनके लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। बात करें इनके नाम की, कथोड़ी की, तो इनका नाम क्या, जो खेर का पेड़ होता है उससे कत्था निकालने की इनका पारंपरिक व्यवसाय है, इसी वजह से इनका नाम कथोड़ी पड़ा है। आज हम बात करें कथोड़ी की जनजाति के बारे में। सबसे पहले हम कथोड़ी जनजाति के आर्थिक पहलू के बारे में बात करें तो कथोड़ी जनजाति की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इनकी जो आजीविका है मुख्य रूप से वन आधारित जो कार्य है उन पर निर्भर करती है। व्यवसाय की बात करें तो इनका पारंपरिक व्यवसाय क्या है? इनका पारंपरिक व्यवसाय हमारे है खेर के पेड़ से कत्था बनाना। कौन सा? आप इसे याद रखेंगे, खेर के पेड़ से कत्था बनाना इनका पारंपरिक व्यवसाय है। ये वही कत्था है जो आपके पान के अंदर लगाया जाता है। बात करें सरकारी सहायता की तो इनके आर्थिक स्थिति को सुधारने और इनको मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा कहते हैं। इस योजना के तहत इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी दिया जाता है, जिससे इनकी आय वृद्धि हो रही है। अर्थात इन्हें 100 दिन का तो दिया जाता है, अतिरिक्त 100 दिन का मतलब इनको कुल मिला के 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। अन्य कार्यों की बात करें तो वन उत्पादों का संग्रह करके और खेती के अंदर मजदूरी करके ये अपनी आजीविका का हिस्सा बने हुए हैं। बात करें इनके धार्मिक पहलुओं की, रिलीजियस एस्पेक्ट्स की बात करें तो कथोड़ी जनजाति के लोग प्रकृति और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप इसे याद रखेंगे, एक तो इनके स्थानीय देवी देवता हैं, साथ ही साथ प्रकृति पूजक माने जाते हैं। देवताओं की बात करें तो इनके कौन कौन से देवता हैं, जैसे डूंगरदेव, गामदेव, वाघदेव, भारी माता, कंसारी माता, तो इस तरह इनके काफ़ी ज़्यादा देवी देवता हैं। ये देवता हमारे प्रकृति और उनके जीवन से जुड़े हुए देवी देवता माने जाते हैं। बात करें इनके धार्मिक मान्यताओं की तो इस समुदाय के लोग आध्यात्मिक होते हैं और अपनी जो धार्मिक परंपराएं होती हैं इनका पालन करते हैं। बात करें कथोड़ी जनजाति के सांस्कृतिक पहलुओं की, कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो कथोड़ी जनजाति की संस्कृति अपनी विशिष्ट परंपराओं और जीवन शैली के लिए जानी जाती है, तो इससे क्या अन्य जनजातियों से अलग करती है। बात करें कथोड़ी जनजाति के भोजन और पेय की तो कथोड़ी जनजाति में दूध का सेवन नहीं किया जाता। आप इसे याद रखेंगे, कथोड़ी जनजाति के लोग दूध नहीं पीते हैं। ये तो फिर क्या करते हैं, ये शराब का सेवन करते हैं और ये एक अनूठी परंपरा मानी जाती है जिसमें महिलाएं और पुरुष साथ बैठकर बराबरी से शराब पीती है। आप इसे देख सकते हैं, ये दूध नहीं पीते लेकिन शराब पीते हैं। ये बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं, जिस तरह हमने अभी देखा था कि कंजर जनजाति मोर का मांस खाना पसंद करती है, उसी प्रकार कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस खाना पसंद करती है और ये इनकी भोजन संबंधी आदतें हैं उनका हिस्सा माना जाता है। इनकी वेशभूषा और सौंदर्य की बात करें तो कथोड़ी महिलाएं आमतौर पर गहने नहीं पहनती हैं। आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि आप इसको ये भी याद रखेंगे इनके पास इतना पैसा नहीं है कि महंगे महंगे सोने चांदी के गहने पहन सके, इसलिए आमतौर पर गहने नहीं पहनती है।
सौंदर्य और पहचान के प्रतीक के रूप में महिलाएं अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है। तो गोदने का मतलब होता है टैटू। तो आप इसे याद रखेंगे। कथोड़ी महिलाएं क्या करते हैं, अपने शरीर पर गहनों की बजाय जो टैटू है, ये जिसे गोदना कहते हैं हिंदी में, वो गुदवाती है। रहने के तरीके की बात करें तो ये झोपड़ियों में रहते हैं, जिस झोपड़ी को क्या कहा जाता है, खोलरा। आप इसे याद रखेंगे कि कथोड़ी जनजाति के लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खोलरा कहते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि इनका जीवन सादगीपूर्ण है। आप देख सकते हैं खोलरा किस प्रकार की झोपड़ी होती है। चित्र में भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे राजनीतिक पहलू, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो कथोड़ी समुदाय में सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मुखिया का पद होता है। क्या आप इसे याद रखेंगे, जो सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था होती है इसके लिए मुखिया का पद होता है। इनके मुखिया को क्या कहा जाता है, इनके मुखिया को नायक कहा जाता है। और बात करें इसकी तो ये नायक क्या है, समुदाय के जो भीतर जितने भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। बात करें लीडरशिप की या प्रतिनिधित्व की तो इनकी जनसंख्या कम होने और संकटग्रस्त स्थिति होने के कारण मुख्य धारा की राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व बहुत ही सीमित होता जा रहा है। सरकार इनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। आप इसे याद रखेंगे कि कथोड़ी जनजाति के लोग काफ़ी ज़्यादा कम हैं। बात करें इनके सामाजिक पहलू की तो जनसंख्या की बात करें तो कथोड़ी जनजाति एक संकटग्रस्त जनजाति। आप इसे याद रखेंगे। कैसी जनजाति है, संकटग्रस्त जनजाति है, जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। और बहुत कम कितनी होती है, लगभग 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो केवल 40 परिवार ही इस जनजाति के बच्चे हैं। और इनकी सबसे बड़ी समस्या है कौन सी, सामाजिक समस्या। पारिवारिक व्यवस्था की बात करें तो इनकी पारिवारिक संरचना पितृसत्तात्मक है। सुधार की बात करें तो सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयास से इनकी जीवन शैली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस जनजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो इस प्रकार हमने 2 जनजातियों के बारे में पढ़ लिया है। तीसरी जनजाति आती है हमारी राजस्थान की डूंगरपुर में पाई जाने वाली डामोर जनजाति के बारे में। डामोर जनजाति की बात करें तो डामोर जनजाति राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसकी उत्पत्ति हमारे राजपूतों से मानी जाती है। बात करें इस जनजाति की तो यह जनजाति मुख्य रूप से गुजरात से जो सटी हुई सीमावर्ती क्षेत्र है, वो एरिया जहां गुजरात का एरिया भी लगता है राजस्थान में डूंगरपुर से, उस एरिया में पाई जाती है। बात करें इसकी तो इसकी संस्कृति पर गुजराती प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, अर्थात जो इनकी बोली है उसमें आप गुजराती भाषा का प्रभाव आसानी से देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डामोर जनजाति के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डामोर जनजाति के आर्थिक पहलुओं के बारे में बात करें तो डामोर जनजाति की आर्थिक स्थिति अन्य जनजातियों से अलग है। क्यों? क्योंकि ये वन आधारित जीवन पे काम कम करते हैं, अर्थात वनों पर निर्भर नहीं है। हो सकता है कुछ लोग हो, लेकिन अभी वनों से उत्पाद प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात खेती करते हैं। बात करेंगे तो फिर क्या करते हैं, डामोर जनजाति के लोग खेती और पशुपालन करते हैं। और खेती और पशुपालन क्या है, इनके आजीविका का मुख्य साधन बन गया है। ये वनों पे आश्रित नहीं है। आप इससे पहले हमने 2 जनजातियां देखी थी, एक तो हमने कथोड़ी जनजाति देखी थी और एक कंजर जनजाति देखी थी। दोनों की दोनों जनजातियां वनों पे आधारित थी या वनों पे आश्रित थी, लेकिन डामोर जनजाति ऐसा नहीं करती है। रोजगार की बात करें तो खेती के अलावा ये लोग कई छोटे मोटे व्यापार भी करते हैं और मजदूरी का काम भी करते हैं। बात करें योजनाओं की तो सरकारी योजना की बात करें, इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास किया जाता है, जिससे इनके जो सुधार है तेजी से हो रहा है। सरकारी योजनाएं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी कारगर साबित हो रही है। बात करें इनके धार्मिक पहलुओं की तो डामोर जनजाति के लोग धार्मिक होते हैं। आप इसे याद रखेंगे, डामोर जनजाति के लोग कैसे होते हैं, धार्मिक होते हैं। इनके मेले और त्यौहार इनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके क्या मेले और जो त्यौहार होते हैं काफ़ी ज़्यादा रंगीले होते हैं। बात करें देवी देवताओं की तो ये लोग क्या है, अपने पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसके बारे में जानकारी खास उपलब्ध नहीं है, लेकिन पारंपरिक इनके देवता होते हैं। मेलों की बात करें तो डामोर जनजाति के लिए मेले काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और सामाजिक महत्व रखते हैं। जैसे कि हमारे एक छेला बाबूजी का मेला, एक है ग्यारस रेवड़ी का मेला। आप इन दोनों मेलों का नाम याद रखेंगे डामोर जनजाति के बारे में, एक तो छेला बाबूजी का मेला और ग्यारस रेवड़ी का मेला। बात करें छेला बाबूजी का मेले की तो ये मेला हमारे गुजरात के पंचमहल में आयोजित किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, कहाँ आयोजित किया जाता है, गुजरात के पंचमहल एक जिला है, वहाँ पे इसको आयोजित किया जाता है, जिसमें हमारे डामोर समुदाय के लोग भारी संख्या में भाग लेते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। फिर ग्यारस रेवड़ी के मेले की बात करें तो यह मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान किया जाता है। कौन सा मेले का नाम है, ग्यारस रेवड़ी का मेला।
होली की बात करें तो होली के त्यौहार में विशेष रूप से मनाते हैं, जिसमें चाड़िया नाम का एक कार्यक्रम ये आयोजित करते हैं। ध्यान रखना, चाड़िया नाम का जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम हमारे होली के दिन आयोजित किया जाता है। और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? डामोर जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब मैप के माध्यम से हम देखेंगे जो हमारे जो जनजातियां हैं, इनके जो देवी देवता हैं वो कौन कौन से हैं, आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। सबसे पहले बात करें हमारी मीणा जनजाति की, तो मीणा जनजाति के देवता है हमारे भूरिया बाबा। जैसे हमारे सासी जनजाति है, सासी जनजाति की हमारी जो देवी है सिकोदरी माता। कंजर की बात करें तो हमारी जोगणिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता, हनुमान जी। सहरिया जनजाति के बारे में बात करें तो इनके जो देवी देवता है स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। भील जनजाति और डामोर जनजाति के बारे में भी आप इनको नहीं देख पाएंगे कि इनके स्पष्ट रूप से देवी देवता नहीं है। बात करें गरासिया जनजाति की, तो गरासिया जनजाति के हमारे कोडिया माता, भैरू जी और तेजा जी, इनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। कथोड़ी की बात करें तो डूंगरदेव, गामदेव, वाघदेव, भारी माता और कंसारी माता। तो इस तरह हमने राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के जो देवी देवता हैं उनके नाम देखें और आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आप डामोर और भील और सहरिया इन तीनों को तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो देवी देवता है जो प्रकृति पूजक माने जाते हैं इनको। बात करें इनकी सांस्कृतिक पहलू की या कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो डामोर जनजाति की संस्कृति में बहुत ही अनोखी परंपराएं हैं, और वो कौन कौन सी हैं इनकी बात करें इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा पर गुजराती प्रभाव साफ देखने को मिलता है। क्योंकि इन पर क्या पंचमहल और डूंगरपुर इनका मिक्स रूप देखने को मिलता है। पंचमहल हमारे गुजरात में है, डूंगरपुर हमारे राजस्थान में है। तो इस तरह दोनों की मिली जुली भाषा जो वागड़ी है वो यहाँ आसानी से बोली जाती है। बात करें हमारे वेशभूषा और आभूषण की, तो इस जनजाति की सबसे खास बात यह है कि पुरुष भी क्या है महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। इससे पहले हमने जो जनजाति देखी थी जो हमारी थी कथोड़ी जनजाति, उसमें गहने नहीं पहने जाते, जबकि डामोर जनजाति में क्या है पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। बात करें विवाह और परिवार की, तो इनमें एक प्रथा होती है धापा की बात करें तो डामोर जनजाति में विवाह के दौरान वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य चुकाने की एक प्रथा है। अर्थात इसमें उल्टा होता है, वधु पक्ष दहेज नहीं देती बल्कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को पैसा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं धापा प्रथा कहते हैं। फिर आता बहुविवाह की बात करें तो इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा है, अर्थात एक पुरुष कई महिलाओं के साथ एक समय में शादी कर लेता है। अब डामोर जनजाति की बात करें तो डामोर जनजाति के राजनीतिक पहलू की बात करें तो डामोर जनजाति के मुखिया की बात करें तो डामोर जनजाति में किस समुदाय के जो मुखिया होता है उसको मुखी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, मुखी किससे कहते हैं? डामोर जनजाति में समुदाय का जो मुखिया होता है उसे मुखी कहा जाता है। मुखी की बात करें तो मुखी समुदाय के सामाजिक और राजनीतिक मामलों को संभालता है। मुखी क्या करता है? जो डामोर समुदाय है तो उसके सामाजिक और राजनीतिक मामले होते हैं उनको संभालता है। कोई आपसी विवाद होते हैं तो उनको सुलझाने में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। लीडरशिप की बात करें तो राजस्थान में डूंगरपुर जिले में इनकी अच्छी खासी जनसंख्या होने के कारण जो स्थानीय राजनीति और पंचायती राज में इनका प्रतिनिधित्व आसानी से देखा जाता है। ये हमारे डामोर जनजाति है। डामोर जनजाति के सामाजिक पहलू के बारे में बात करें, सोशल एस्पेक्ट्स की बात करें, जनसंख्या की बात करें, सबसे पहले तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इस जनजाति की जनगणना में 91,500 की जनसंख्या पाई गई थी 2011 के अनुसार। अब तो ये जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसको भी 15 साल पुराना माना जाता है। वितरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले की जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति है वहाँ पाई जाती है। इसी वजह से इसको डामरिया क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डामोर जनजाति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा देखें तो हमारे बांसवाड़ा, उदयपुर इन जिलों में भी थोड़ी थोड़ी जनसंख्या पाई जाती है। सामाजिक संरचना की बात करें तो ये एक संगठित समुदाय के रूप में रहते हैं, अर्थात छितरे हुए नहीं रहते हैं कि थोड़े इस तरह नहीं रहते हैं कि थोड़े यहाँ रहते हैं थोड़े यहाँ, इस तरह नहीं, कहीं रहते हैं तो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या में डामोर जनजाति के लोग रहते हैं। आपसे ये भी याद रखेंगे। जहाँ पारंपरिक जो नियम और मुखिया की बात का सम्मान किया जाता है। तो इस तरह हमने डामोर जनजाति के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश की। इसके बाद अगली जनजाति आती है हमारी सांसी जनजाति, राजस्थान की। सांसी जनजाति की बात करें तो सांसी जनजाति राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है जो हमारे अपनी क्या विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। सांसी जनजाति की बात करें तो सांसी जनजाति राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो किस लिए जानी जाती है? इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं उनके लिए जानी जाती है। ये जनजाति मुख्य रूप से देखें तो भरतपुर और अजमेर जिलों में निवास करती है। अब बात करेंगे हम सांसी जनजाति के बारे में। अब यही पहलू होते हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं, परीक्षा में भी इसी प्रकार से पूछा जाता है।
सबसे पहले आता है आर्थिक पहलू, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करें तो शासी जनजाति की आर्थिक स्थिति क्या है, आमतौर पर कमज़ोर है, अर्थात ये ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं। व्यवसाय की बात करें तो इनका पारंपरिक व्यवसाय है, और पारंपरिक व्यवसाय में क्या करते हैं, शिकार, मजदूरी या फिर छोटे मोटे अपराध होते हैं, इनमें लिप्त रहते हैं। बात करें ब्रिटिश काल की तो ब्रिटिश काल में कुछ हद तक इनको क्या आपराधिक जनजाति माना जाता था। आज की स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान में ये लोग क्या अपनी आजीविका के लिए कृषि, मजदूरी, सफाई कर्मचारी, छोटे मोटे जो काम होते हैं इन पर अपनी आजीविका को निर्भर रखते हैं। सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से कई परिवारों को तो मुख्य धारा में लाया जा चुका है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक मैप के माध्यम से, जो भी जनजातियां हैं उनके जो मुखिया होते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है। मीणा जनजाति में मुखिया को मुखिया कहते हैं, सांसी में भी मुखिया कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। लेकिन कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर जनजाति में मुखिया को पटेल कहा जाता है, सहरिया जनजाति में कोतवाल कहा जाता है, भील जनजाति में गमेती, डामोर जनजाति में मुखी, कथोड़ी जनजाति में नायक और गरासे जनजाति में सहलोत या पालवी कहा जाता है। तो इस तरह हमने एक मैप के माध्यम से राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं उन मुखियाओं का नाम देखा। परीक्षा में कई बार इनको साफ साफ पूछा जाता है। अब हम देखेंगे सांसी जनजाति के जो धार्मिक पहलू है उनके बारे में। सांसी जनजाति के धार्मिक विश्वास और परंपराएं इनको क्या है, अन्य समुदाय होते हैं इनसे अलग करती है। बात करें एक कसम की, ये इसके लिए सांसी जनजाति को जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं भाकर बाबूजी की कसम। बात करें इसकी तो ये सबसे महत्वपूर्ण और अनूठी परंपरा है। सांसी लोग क्या करते हैं, भाकर बाबूजी की कसम खाने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, आप इसे याद रखेंगे। सांसी लोग क्या करते हैं, भाकर बाबूजी की कसम खाने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इस कसम की खासियत क्या है, इस कसम को लेते समय वे एक हाथ में तो कुल्हाड़ी रखते हैं, दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं, जो इनकी पवित्रता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा करने के बाद क्या वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इनके देवी देवताओं की बात करें तो सांसी लोग सिकोदरी माता की पूजा करते हैं, जो इनके समुदाय की सबसे प्रमुख देवी मानी जाती है। देवी का नाम है सिकोदरी माता। अब सांसी जनजाति के सांस्कृतिक पहलुओं की बात करें, कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो सांसी जनजाति की संस्कृति उनकी सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों से पहचानी जाती है। बात करें इनकी विवाह की तो इस जनजाति में विवाह के दौरान एक विशेष रस्म की जाती है, जिसे हम कहते हैं कुकड़ी रस्म, आप इसे याद रखेंगे। इस जनजाति में विवाह के दौरान एक विशेष रस्म की जाती है जिसे कुकड़ी रस्म कहा जाता है। और इस रस्म में क्या होता है, इस रस्म में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली रस्म है जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। कौन सी है रस्म, कुकड़ी रस्म। इसमें महिलाएं क्या है, अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होती है इस कुकड़ी रस्म में। विधवा विवाह की बात करें तो सांसी जनजाति में विधवा विवाह का कोई प्रचलन नहीं है, जो एक रूढ़िवादी सामाजिक परंपरा मानी जाती है। अर्थात एक बार यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला पूरे जीवन पर बिना दूसरे विवाह के रहती है, मतलब उसका दूसरा विवाह नहीं होता है। बात करें इनके राजनीतिक पहलू की तो सांसी जनजाति की राजनीतिक संरचना बहुत ही ज़्यादा संगठित नहीं है, अर्थात ये राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है। मुखिया की बात करें, समुदाय के भीतर पंच या मुखिया पारंपरिक रूप से सामाजिक विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। भागीदारी की बात करें, मुख्य धारा में इनकी क्या भागीदारी है, हालांकि इनकी आबादी कम है लेकिन सांसी समुदाय के लोग धीरे धीरे क्या है, जो स्थानीय राजनीति है जैसे सरपंच के चुनाव या फिर हमारे जो पार्षद के चुनाव, इन चुनावों में और पंचायती राज में भाग लेने लगे हैं और वहाँ जाकर अपने अपने मुद्दे उठाने लगे हैं, अर्थात इस राजनीतिक रूप से सशक्त होते जा रहे हैं। सामाजिक पहलू की बात करें इनके तो सांसी जनजाति की सामाजिक संरचना को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। मतलब इनको दो भागों में कैसे बांट सकते हैं, तो इन जनजाति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारा बीजा होता है, एक होता माला। एक तो होता हमारा बीजा और दूसरा होता हमारा माला। बात करें इनकी, ये दोनों वर्ग आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं करते हैं, आप इसे याद रखेंगे। सांसी जनजाति के दो समूह हैं, कौन कौन से, बीजा और माला, और ये दोनों के दोनों समूह आपस में शादी नहीं करते हैं, जिससे उनकी सामाजिक पहचान अलग अलग बनी रहती है। बात करें इनके वितरण की तो ये मुख्य रूप से भरतपुर अजमेर जिले में निवास करते हैं। सामाजिक सुधार की बात करें तो सरकार और सामाजिक संगठनों के द्वारा इस समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। अगली जनजाति आती है हमारी राजस्थान की सहरिया जनजाति, आप इसे याद रखेंगे। जनजाति का नाम है हमारे सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति अर्थात जो PVTG है देश की, जिसमें हमारे 75, आप याद रखेंगे 75 जनजातियां हैं देश की, उनको गिना जाता है। और राजस्थान से केवल और केवल सहरिया जनजाति है जिसको इन 75 जनजातियों में शामिल किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आदिम जनजाति।
शहरिया शब्द क्या शहर से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जंगल। आपसे याद करेंगे, जैसे कंजर होता है, कंजर शब्द बना हुआ था काननचार से, उसी प्रकार शहरिया शब्द शहर से मिलके बना हुआ है। ये जनजाति अपनी अनूठी सामाजिक व्यवस्था, परंपरा और जीवन शैली के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से यह अलग मानी जाती है अन्य जनजातियों से। सबसे पहले बात करेंगे इनके आर्थिक पहलू की। तो शहरी जनजाति की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से हमारे वन आधारित और श्रम आधारित जो कार्य होते हैं उन पर निर्भर करती है। पारंपरिक व्यवसाय की बात करें तो परंपरागत रूप से शहरिया लोग शिकार, वन उत्पादों का संग्रह, कृषि मजदूरी इन पर निर्भर रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे शहद इकट्ठा करना, जड़ी बूटी खोजना, लकड़ी काटने के काम, इस तरह के कार्यों में संलग्न रहते हैं। यही है इनका पारंपरिक व्यवसाय माना जाता है। बात करें सरकारी सहायता की, तो इनकी क्या कमजोर स्थिति को देखते हुए सरकार ने इन्हें मनरेगा योजना के तहत अतिरिक्त रूप से 100 दिन का रोजगार, अर्थात 100 दिन का तो वैसे ही दिया जाता है, 100 दिन का अतिरिक्त रूप से भी दिया जाता है। तो इस तरह उनको 200 दिन का मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया जाता है, जिससे इनकी आजीविका में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। धार्मिक पहलुओं की बात करें इनके, तो शहरी जनजाति के लोग प्रकृति और अपने पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बात करें इनकी, तो ये अपने आदि पुरुष की, तो शहरी जाति के लोग महर्षि जो वाल्मीकि हैं इनको अपना आदि पुरुष मानते हैं। 12 की जो सीताबाड़ी है वहाँ पे वाल्मीकि जी का मंदिर है, उनके लिए सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है। शहरी जनजाति के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या माना जाता है, जो 12 में सीताबाड़ी है, सीताबाड़ी के पास जो हमारा वाल्मीकि मंदिर है उसको सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है। कुल देवी और देवता की बात करें तो इनकी कुल देवी कोड़िया माता, और ये साथ ही साथ तेजा जी और भैरू जी की पूजा भी करते हैं। मृत्यु संस्कार की बात करें, ये जनजाति क्या श्राद्ध नहीं करती, आप इसे याद रखेंगे। ये जनजाति क्या करती है, श्राद्ध नहीं करती, लेकिन ये धारी संस्कार जरूर करती है। क्या करती है, धारी संस्कार करती है। अब आप सोचेंगे धारी संस्कार क्या होता है। अब इस संस्कार में क्या होता है, मरने के बाद शरीर को जलाने या फिर दफनाने के बाद, क्या जलाने या दफनाने के बाद अस्थियों को रखकर मृतक की आत्मा का पता लगाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, धारी संस्कार कहते हैं। अस्थियों को रखा जाता है और अस्थियों को रखकर मृतक की जो आत्मा है उसके बारे में पता लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि श्राद्ध नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, धारी संस्कार करते हैं। अब इनके सांस्कृतिक पहलू की बात करें, सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो शहरी जनजाति की संस्कृति, उनके गीत, नृत्य और जो उनके अनोखी जीवन शैली है उनमें साफ साफ देखने को मिलती है। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा गाना या कौन सा नृत्य है शहरी जनजाति की, तो हम बात करें सबसे पहले गीत की बात करें तो वर्षा ऋतु में आला और लहंगी, क्या आला और लहंगी, इस तरह के गीत गाए जाते हैं। साथ ही साथ दीपावली पे हीड नामक जो गीत है वो इनके द्वारा गाया जाता है। त्योहारों की बात करें तो होली के अवसर पर ये लठमार होली खेलते हैं। कैसी होली खेलते हैं, लठमार होली खेलते हैं होली के अवसर पर। साथ ही साथ मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लहंगी नामक खेल खेलते हैं। दोनों का नाम आप याद रखेंगे। लठमार होली किन के द्वारा खेली जाती है, ये हमारे शहरी जनजाति के द्वारा खेली जाती है। और कब खेली जाती है, होली के अवसर पर। साथ ही साथ मकर संक्रांति पर ये लकड़ी के डंडों से क्या खेलते हैं, लहंगी। विशेषता की बात करते हैं, इस जनजाति में युगल नृत्य की कोई प्रथा नहीं है, अर्थात ये इसमें स्त्री और पुरुष साथ साथ नृत्य नहीं करते हैं। या तो स्त्रियां नृत्य करती है या फिर केवल पुरुष नृत्य करते हैं। बात करेंगे वेशभूषा और आभूषण की, तो पुरुषों के आभूषण की बात करें या वेशभूषा की बात करें तो पुरुष अंगरखी या सलूका, घुटनों तक धोती या पंछा और साफा या खटका, कपटा, इस तरह के जो वस्त्र होते हैं पहनते हैं। आप इसे याद रखेंगे। पुरुष क्या करते हैं, अंगरखी या फिर जिसे सलूका भी कह सकते हैं, घुटनों तक की धोती होती है, इसमें क्या पंछा भी कह सकते हैं इसे, और सर पर क्या करते हैं, साफा जिसे खपटा भी कहते हैं। तो इस तरह की वेशभूषा पहनते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं साड़ी या फिर लुगड़ा, कब्जा, घाघरा, इस तरह के वस्त्र पहनती हैं। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वे इसको आसानी से समझ सकते हैं। विवाहित महिलाएं क्या, रेजा नामक एक वस्त्र होता है वो पहनती है। सामाजिक प्रथाओं की बात करें तो इनमें पर्दा प्रथा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। महिलाएं घर के भीतर घूंघट में रहती है, लेकिन घर से बाहर जाती है तो घूंघट को हटा देती है, क्योंकि घर में तो बड़े बूढ़े होते हैं उनका घूंघट किया जाता है, बाहर बड़े बूढ़े नहीं होते हैं तो उनका घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दहेज की बात करें तो इस जनजाति में दहेज की कोई प्रथा नहीं है। क्या आप इसे याद रखेंगे, इसमें दहेज की प्रथा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रगतिशील सामाजिक विशेषता इसकी मानी जाती है। गोदना की बात करें तो महिलाएं के गोदना, जिसे हम कहते हैं टैटू, गोदना गुदवाती है, लेकिन पुरुष ऐसा कुछ नहीं करते हैं। महिलाएं तो टैटू बनवाती शरीर पे, लेकिन पुरुष क्या है, इस तरह के टैटू नहीं बनवाते हैं। बात करें राजनीतिक पहलुओं की तो शहरी जनजाति की एक मजबूत और संगठित राजनीतिक और सामाजिक संरचना मानी जाती है। मुखिया की बात करें शहरी जनजाति की तो इनके मुखिया को कोतवाल कहा जाता है।
जो हमारे समुदाय के सामाजिक और प्रशासनिक मामलों को देखता है। क्या? जो इनके जो सामाजिक और प्रशासनिक मामले होते हैं इनको देखने का काम कौन करता है? कोतवाल। बात करें इनके पंचायत की, तो इनकी पंचायत 3 स्तर पे मानी जाती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था में इनकी एक प्रभावित त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली होती है। एक प्रणाली होती है जिसे पंचताय कहते हैं। पंचताय का मतलब होता है जिसमें 5 गांवों की एक पंचायत है। एक दसिया मतलब 10 और 1 मतलब 11, मतलब 11 गांवों की पंचायत। और चौरासी का मतलब सबसे बड़ी पंचायत, मतलब 84 गांवों की पंचायत। और ये कहाँ आयोजित की जाती है? ये पंचायत हमारे वाल्मीकि मंदिर में की जाती है, जो हमारे सीताबाड़ी में था। वहाँ पे ये हमारे 84 गांवों की पंचायत की जाती है। अब इनके सामाजिक पहलुओं की बात करें तो मुख्य चित्र देखें तो शहरी जनजाति मुख्य रूप से 12 जिले की जो किशनगंज और शाहबाद तहसील है वहाँ पे फैली हुई है। आवास की बात करें तो गांव और बस्ती इनके गाँव को तो सहरोल कहते हैं और जो इनकी बस्ती होती है इसे सहराना कहते हैं। घरों की बात करें तो पेड़ों पर जो घर बनाते हैं उसे गोपना, टोपा या कोरुआ कहते हैं। सामुदायिक केंद्र की बात करें तो सामुदायिक केंद्र को बंगला, हथाई या ढालिया कहते हैं। तो इस तरह हमने एक और जनजाति देख ली, जनजाति का नाम था सहरिया। अगली जनजाति आती है हमारी गरासिया। जब सहरिया आ गई तब गरासिया को कैसे छोड़ सकते हैं, तब आती है हमारी गरासिया। गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका नाम गरास शब्द से मिलके बना हुआ है। जैसे सहरिया शहर से मिलके बना हुआ था, उसी प्रकार गरासिया गरास शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रास का मतलब होता है हमारे टुकड़ा। ये जनजाति अपनी अनूठी सामाजिक व्यवस्था, विवाह प्रथा और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। अब हम बात करेंगे आर्थिक पहलू के बारे में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो गरासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हमारे कृषि, पशुपालन और वन उत्पादों पर निर्भर करती है। इनके पारंपरिक व्यवसायों के बारे में बात करें तो परंपरागत रूप से ये लोग हमारे खेती और पशुपालन करते हैं। इसके अलावा ये वन उत्पाद जैसे हमारे शहद, गोंद, जड़ी बूटियाँ, इन सब का संग्रह भी करते हैं। रोजगार की बात करते हैं ये लोग अक्सर आसपास के क्षेत्रों में कृषि मजदूर के रूप में काम करते हैं। सहकारी समिति की बात करें तो इनकी अपनी एक सहकारी समिति होती है जिसे हेलरू कहा जाता है। याद रखेंगे आप शब्द का नाम हेलरू। ये हमारे समुदाय के सदस्यों की आर्थिक मदद भी करती है। कौन? ये हमारी सहकारी समिति क्या करती है? इस समुदाय के सदस्यों की आर्थिक मदद करती है। धार्मिक पहलू की बात करें तो गरासिया जनजाति के धार्मिक विश्वास, प्रकृति और जो हमारे स्थानीय देवी देवताओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। बात करें इनके पवित्र स्थान की, पवित्र स्थान की बात करें तो इनके लिए पवित्र स्थान हमारे नक्की झील है, जो हमारे माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है। वे अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। कहाँ पे? नक्की झील में। पवित्र पशु की बात करें तो ये लोग मोर और सफ़ेद पशु को पवित्र मानते हैं। ये किसको पवित्र मानते हैं? मोर और सफ़ेद पशु को पवित्र मानते हैं। मेले की बात करें तो गरासिया जनजाति के मेले इनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। और कौन कौन से मेले हैं ये? जैसे हमारे कोटेश्वर मेला है, चित्र विचित्र मेला है, गणगौर मेला है। कोटेश्वर मेला की बात करें तो ये हमारे गुजरात के अंबाजी में आयोजित होता है। चित्र विचित्र मेला ये हमारे सिरोही के दिलवाड़ा में होता है। और गणगौर मेला की बात करें तो सिरोही के सियावा में लगने वाला यह मेला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? लव मैरिज या प्रेम विवाह होते हैं। गणगौर मेले में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह होते हैं। सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो गरासिया जनजाति की संस्कृति उनके विवाह, स्मारक और जीवन शैली में साफ साफ देखने को मिलती है। बात करें इनके विवाह की तो विवाह की कौन कौन सी प्रथाएं इनमें आयोजित की जाती है। एक प्रकार होता है हमारे मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया की बात करें तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार फेरों वाला विवाह होता है हमारा मोरबंदिया विवाह। ताड़ना की बात करें तो इसमें क्या होता है? वधु मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है। पैरावना की बात करें तो नाम मात्र का विवाह होता है, जो फेरों वाला विवाह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। खेवनों की बात करें तो खेवनों को नाता प्रथा कहते हैं। इसमें हमारी विवाहित महिला दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है, यही हमारे खेवनों या नाता प्रथा कहलाती है। फिर बात करें सेवा की तो यह घर जमाई की प्रथा है। इसमें पुरुष क्या है? महिला के घर आकर रहने लगता है। इनसे संबंधित कुछ सामाजिक शब्दावलियाँ हैं, जैसे हुरे, इनके जो स्मारक या जो छतरियाँ होती है, जो इनके वीर योद्धा होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पे स्मारक या छतरी बनाई जाती है, जिसे हुरे कहा जाता है। ओसरा, ओसरा की बात करें तो घर के जो बरामदे होते हैं उसे ओसरा कहा जाता है। सोहरी, सोहरी की बात करें तो अनाज के जो भंडारण के स्थान होते हैं उसे सोहरी कहा जाता है। बात करें इनकी कि इनकी जनजातियों का मिश्रण भी होता है। मिश्रण की बात करें किस प्रकार होता है कि जब एक गरासिया पुरुष किसी भील महिला से विवाह कर लेता है
तो इसे भील गरासिया कहते हैं। और जब एक गरासिया महिला भील पुरुष से विवाह करती है तो इसे गमेती गरासिया कहते हैं। तो आप इन दोनों शब्दों को याद रखेंगे। भील गरासिया का मतलब होता है जब एक गरासिया पुरुष भील महिला से शादी करता है, और गमेती गरासिया की बात करें तो जब एक गरासिया महिला भील पुरुष से विवाह करती है इसे जनजातीय मिश्रण कहेंगे। अब हम बात करें राजनीतिक पहलू की, जिसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो गरासिया जनजाति की एक संगठित सामाजिक और राजनीतिक संरचना होती है। बात करें इनके मुखिया की तो इनके मुखिया को सहलोत या पालवी कहा जाता है, जो हमारे समुदाय के विभिन्न मामलों का नेतृत्व या लीडरशिप करते हैं। बात करें इनकी पंचायत की, इनकी पंचायत भी 3 स्तरों में बटी होती है। आप इसे याद रखेंगे, इनकी पंचायत भी क्या 3 स्तरों में बटी होती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था एक प्रभावित त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था मानी जाती है। इसमें सबसे बड़ी पंचायत होती है जिसे हम कहते हैं मोटी न्यात, नाम में मोटी है इसलिए सबसे बड़ी उच्च पंचायत होती है। फिर आता हमारा नैनकी न्यात, ये मध्यम स्तर की पंचायत होती है। एक आती है हमारी निचली न्यात जिसे हम निम्न स्तर की पंचायत कहते हैं। तो 3 स्तर की पंचायत हो गई, मोटी न्यात, नैनकी न्यात और निचली न्यात। राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं में इनकी अच्छी खासी भागीदारी होती है, जिससे वे अपने मुद्दों को आसानी से उठा पाते हैं। अब इनके सामाजिक पहलुओं की बात करें, सामाजिक पहलुओं की बात करें सोशल एस्पेक्ट्स की, तो इनकी पारिवारिक व्यवस्था की बात करें तो ये संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि ये संयुक्त परिवार में नहीं रहते। वितरण की बात करें तो मुख्य रूप से सिरोही जिले के आबू रोड, पिंडवाड़ा और पाली के बाली क्षेत्र में निवास करते हैं। साथ ही उदयपुर के गोगुंदा में भी इनकी काफ़ी अच्छी आबादी पाई जाती है। अगली जनजाति आती है मेरे राजस्थान की भील जनजाति, इसे भी आप याद रखेंगे, जनजाति का नाम है भील जनजाति। तो भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजाति है। भील शब्द किससे मिलकर बना हुआ? व्हील शब्द से आप इसे याद रखेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर का मान। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा? वनपुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? भील जनजाति को वनपुत्र कहा है। ये जनजाति क्या अपनी अनूठी जीवन शैली, परंपराओं और ऐतिहासिक गौरव के लिए जानी जाती है। विलियम रोने की बात करें तो विलियम रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया में भीलों की उत्पत्ति स्थल कहाँ माना है? मारवाड़ को भीलों का उत्पत्ति स्थल माना है। अब बात करें विलियम रोने की तो विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल है। अब इनके पहलुओं की बात करें, सबसे पहला पहलू आता है हमारा आर्थिक पहलू, जिसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कहते हैं। तो भील जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और शिकार पर आधारित है। क्या भील जनजाति की अर्थव्यवस्था क्या मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और शिकार पर आधारित है। स्थानांतरित कृषि की बात करें तो भील लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसे वालरा कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, भील लोग क्या स्थानांतरित, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि होती है जिसे चिमाता कहते हैं, और समतल क्षेत्रों में या समतल मैदानों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को तो चिमाता कहते हैं, और समतल मैदानों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। सामूहिक कार्य की बात करें तो भील जनजाति में सामूहिक कृषि कार्य को हेलमो कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, भील जनजाति में सामूहिक कृषि कार्य को क्या कहा जाता है? हेलमो कहा जाता है। शिकार और वन उत्पाद की बात करें तो तीर कमान का उपयोग इनका पारंपरिक कौशल है। ये शिकार करते हैं और वन उत्पादों जैसे हमारी लकड़ी, गोंद, जड़ी बूटियों इनका संग्रह भी करते हैं। दूसरा पहलू देखें तो इनका पहलू आता है हमारा धार्मिक पहलू। धार्मिक पहलू की बात करें, रिलीजियस एस्पेक्ट्स की बात करें तो भील जनजाति के लोग प्रकृति और अपने पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनके जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं। कुल देवता की बात करें तो इनके कुल देवता को टोटम कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, भील जनजाति के जो कुल देवता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। भील लोग पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें अपना देवता या टोटम मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। टोटम एक प्रकार से एक प्रतीक चिन्ह होता है जो देवी देवता का प्रतीक माना जाता है। विवाह की देवी की बात करें तो विवाह की देवी को भराड़ी माता कहा जाता है। विवाह के दौरान दूल्हे को ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। जब विवाह के होता है तो दूल्हा बारात लेके आता है तो उससे सबसे पहले जाके भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। अन्य मान्यताओं की बात करें तो ये लोग देवी देवताओं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। इनके सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो भील जनजाति की संस्कृति उनके रीति रिवाज, विवाह प्रथाओं और कलात्मक अभिव्यक्ति में झलकती है। विवाह और परिवार की बात करें तो इनके यहाँ हाथी वंडो विवाह, ये एक अनोखे प्रकार का विवाह होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह या फेरे लिए जाते हैं। तो अग्नि की बजाय क्या, पेड़ पौधों को फेरे लिए जाते हैं। किसमें? हाथी वंडो विवाह में।
वधु मूल्य, विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को धापा कहते हैं। जो शादी के दौरान क्या है, जो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हमारे धापा कहा जाता है। आगे बात करें तलाक की, तो तलाक की एक प्रथा होती है यहाँ पे जिसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। विधवा विवाह की बात करें तो इस जनजाति में विधवा विवाह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। झगड़ा प्रथा की बात करें कि यदि कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है तो वह पुरुष उसके पूर्व पति को धन देता है, जिसे झगड़ा कहा जाता है, तो इसे झगड़ा प्रथा कहते हैं। इसमें आसानी से तलाक भी हो जाता है। फिर रणघोष की बात करें तो भीलों का रणघोष क्या है, होता है फायरे फायरे, जिसका उपयोग युद्ध और संकट के समय किया जाता है। जब युद्ध या संकट का समय होता है तो भीलों के द्वारा रणघोष या फिर बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाया जाता है, जिसे कहते हैं फायरे फायरे। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु के बदले में लिया जाने वाले धन होता है, उसे मौताना कहा जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें मृत्यु के बदले में जिसने मृत्यु की है या फिर जिसने मारा है उससे पैसा लिया जाता है, जिसे मौताना कहते हैं। यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो उसे पाखरिया कहा जाता है। परीक्षा में आपके कई बार आ चुका है ये पाखरिया शब्द, जिसमें ये पूछा जाता है पाखरिया किसे कहते हैं। इसका मतलब है यदि कोई भी भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो उस योद्धा को क्या कहा जाता है, पाखरिया कहा जाता है। अब भीलों के मेलों के बारे में बात करें तो एक मेला होता है हमारे बेणेश्वर मेला। तो डूंगरपुर में लगने वाला ये मेला भीलों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। एक मेला होता है घोटी अम्बा का मेला। तो बांसवाड़ा में लगने वाला ये मेला भीलों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, घोटी अम्बा का मेला। राजनीतिक पहलू की बात करें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो भील जनजाति की एक सुव्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक संरचना होती है। मुखिया की बात करें तो इनके मुखिया को गमेती कहा जाता है, जो समुदाय के सभी मामलों का नेतृत्व करते हैं। ग्राम प्रमुख की बात करें तो भील गांव के प्रमुख को पालवी या तदवी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, भील गांव के जो मुखिया होते हैं उसे पालवी या तदवी कहते हैं। सामाजिक संरचना की बात करें तो इनके घरों की बात करें तो भील के घर को टापरा या कू कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, भीलों के घर होते हैं तो भीलों के घरों को टापरा या कू कहते हैं। मोहल्ले की बात करें तो मोहल्ले को फला और गांव को पाल कहा जाता है। जो हमारे भील होते हैं तो भीलों के मोहल्ले को फला कहा जाता है और गांव को पाल कहा जाता है। भागीदारी की बात करें तो स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं में भीलों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के मामले में राजस्थान में दूसरे स्थान पे आते हैं। इनके सामाजिक पहलुओं की बात करें, सोशल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इनका वितरण की बात करें तो भील जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में निवास करती है, अर्थात इन जिलों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। सामाजिक सुधार की बात करें तो आधुनिक शिक्षा विकास के प्रयासों से भील समुदाय में सामाजिक जागरूकता बढ़ी है। अब राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें, और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान की मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की बात करें तो मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मत्स्य या मछली, जो इनके पौराणिक आदि पुरुष मीनावतार या मत्स्य अवतार से जुड़ी हुई मानी जाती है। ये जनजाति अपनी मजबूत सामाजिक संरचना, आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक जागरूकता के लिए जानी जाती है। इनके बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आर्थिक पहलू। तो मीणा जनजाति की आर्थिक स्थिति राजस्थान की अन्य जनजातियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी मानी जाती है और विकसित भी मानी जाती है। कृषि और पशुपालन की बात करें तो परंपरागत रूप से मीणा लोग कुछ कुशल किसान रहे हैं। खेती और पशुपालन इनके आजीविका का मुख्य आधार माना जाता है। ये हमारे आधुनिक कृषि तकनीकों को भी उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हैं। सरकारी सेवा और रोजगार की बात करें तो शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण मीणा जनजाति के लोग काफ़ी संख्या में सरकारी नौकरियां, विशेषकर देखें तो पुलिस, प्रशासन, शिक्षा, इन क्षेत्रों में काम करते हैं। व्यवसाय की बात करें, व्यापार और छोटे मोटे व्यवसाय भी इनके आय का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। कि व्यापार और छोटे मोटे व्यवसाय क्या इनकी आय का स्रोत रहे हैं। धार्मिक पहलू की बात करें तो मीणा जनजाति के लोग अपनी पारंपरिक देवी देवताओं और लोक देवताओं को पूजा करते हैं और उनके धार्मिक जीवन का ये अभिन्न माना जाता है। मुख्य देवता की बात करें तो मीणाओं के मुख्य देवता है भूरिया बाबा, जिन्हें हम गौतमेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो खास बात यह है, ये लोग क्या है, इनकी झूठी कसम कभी भी नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव की झूठी कसम ये नहीं खाते हैं। अन्य देवताओं की बात करें तो ये लोग अपनी स्थानीय देवताओं जैसे हमारे मीना देवी, हनुमान जी, भैरू जी और जो स्थानीय देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। धार्मिक स्थल की बात करें तो हमारे प्रतापगढ़ के अंदर अरनोद है, वहाँ पे हमारे गौतमेश्वर महादेव मंदिर है, वो उनके लिए धार्मिक स्थल माना जाता है।
साथ ही भूरिया बाबा का मंदिर जो सिरोही में है, इनके पवित्र धार्मिक स्थल माने जाते हैं। अब इनकी बात करेंगे सांस्कृतिक पहलू, कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो मीणा जनजाति की संस्कृति, उनकी परंपराओं, कला और सामाजिक जो हमारे रीति रिवाज है, इनमें देखने को मिलती है। इनकी शादी की बात करें तो मीणा जनजाति में विवाह के दौरान एक विशेष रस्म की जाती है, जिसे मोरनी मांडना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दीवारों में मोर और अन्य प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो बनाए जाते हैं। मीणाओं में बात करें विवाह की तो इसमें कौन कौन से प्रकार के विवाह होते हैं, जैसे एक तो होता है बड़ी प्रथा। बड़ी प्रथा में क्या होता है, विवाह के बाद वधू को विदा करने की प्रथा होती है। नाता प्रथा, इसमें विधवा या फिर तलाकशुदा महिला का पुनर्विवाह किया जाता है। एक होता है हमारा झगड़ा प्रथा, जिसमें क्या होता है, यदि कोई विवाहित महिला दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है तो नया पति क्या करता है, पहले वाले पति को धन देता है, जिसे झगड़ा प्रथा कहते हैं। वो कहते हैं झगड़ा ही समाप्त कर दिया। फिर आता है गीत या नृत्य। तो मीणाओं के लोकगीत, नृत्य उनके सामाजिक उत्सवों और त्योहारों का हिस्सा है। पोशाक की बात करें तो पुरुषों की पोशाक में धोती, कुर्ता और साफा शामिल है, जबकि महिलाएं क्या कौन कौन से वस्त्र पहनती है, घाघरा, चोली और लुगड़ी पहनती है। बात करें राजनीतिक पहलू की, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की, तो मीणा जनजाति का राजनीतिक प्रभाव राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। समाज की बात करें तो इनका संगठित समाज है। मीणा समाज अपनी मजबूत पंचायत व्यवस्था और सामाजिक संगठन के लिए जाना जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के कारण मीणा जनजाति के लोग राज्य और केंद्र सरकार में उच्च पदों पर आसीन है। वे विधानसभा और लोकसभा में भी काफ़ी बड़ा मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अंदर जागरूकता की बात करें तो ये अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और अपने राजनीतिक अधिकारों को पूरी तरह से उपयोग भी करते हैं। लास्ट पहलू आता है, अंतिम पहलू आता है हमारा सामाजिक पहलू, जिसे सोशल एस्पेक्ट्स कहते हैं। तो मीणा जनजाति की सामाजिक संरचना सुव्यवस्थित और दो प्रमुख समूह में बटी होती है। ये समूह कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं हमारे जमींदार मीणा, एक होते हैं हमारे चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा वे लोग होते हैं जो पारंपरिक रूप से जमींदार रहे हैं या फिर किसान रहे हैं। चौकीदार मीणा वे लोग होते हैं जो गांव में चौकीदारी का काम करते हैं और ये आपस में विवाह नहीं करते हैं। परिवार की बात करें तो इनके परिवार व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। शिक्षा की बात करें तो मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति मानी जाती है, जिसने सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने हैं। ये वितरण की बात करें मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली और अलवर इन जिलों के अंदर निवास करते हैं। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के माध्यम से हमने राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियों के सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।